एक जलते हुए डेजर्ट में रेत के विशाल मैदान पर भीषण गर्मी छाई हुई थी। अचानक वॉरियर्स के एक ग्रुप का सामना एक विशाल थ्री हेडेड क्रीचर से हुआ। हाथों में स्पीयर्स लिए वे आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। तभी उसके विरोधी ने हमला किया और सोर्ड सीधे उसकी छाती में उतार दी। जैसे ही एक दुश्मन घायल होकर गिरा, रैंडोल्फ का पूरा ध्यान आने वाली लड़ाई पर था। बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हुए उसने एक सटीक स्ट्राइक के साथ अगले विरोधी को ढेर कर दिया। हमलों की बौछार के बाद उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक गहरी सांस ली। जवाब में वे चिल्लाए और उसे एक मॉन्स्ट्रस रेच कहने लगे। लड़ाई का बोझ महसूस करते हुए वह अपनी सोर्ड के सहारे झुक गया। मौका देखते ही लीडर चिल्लाया, इस थके हुए मॉन्स्टर को मार डालो। खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजर सभी दुश्मनों पर जमी हुई थी। घायल और थका होने के बावजूद उसके होंठों पर एक डिफाइंट स्माइल आ गई। भारी सांसें लेते हुए उसने आखिरी बार अपना सिर उठाया। अंत में वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ते ग्रुप की ओर भागा और छलांग लगा दी। अपने वेपन को मजबूती से पकड़ दाचकर वह अगले मुकाबले के लिए तैयार हो गया। तुरंत सिस्टम विंडोज सामने आईं और एक साथ कई हिडन एबिलिटीज एक्टिवेट हो गईं। उसे थका हुआ देखकर दुश्मन चिल्लाए कि सब मिलकर हमला करो। एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ उसने उनके कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट का जवाब दिया। सीन बदल गया। एक बिखरा हुआ कमरा दिखा जहां टेबल पर फूड रैपर्स पड़ रहे थे। कुर्सी पर बैठा एक नौजवान पूरी तरह से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में खोया हुआ था। अचानक गेम ओवर की स्क्रीन आई जिसमें उसका कैरेक्टर हार चुका था। गुस्से में वह चिल्लाया, यह कैसा ट्रैश गेम है। ऊपर से देखने पर वह अपने कमरे की गंदगी के बीच शांत बैठा था। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने एक सामान्य दिन की शहर की भागदौड़ को देखा। खाली आंखों से उसने खिड़की से अपना चेहरा घुमाया और फिर से कंप्यूटर की ओर देखा। वह एक पल के लिए रुका और बिना कोई रिएक्शन दिए स्क्रीन को घूरता रहा। कुछ देर बाद उसकी नजर गंभीर हो गई और उसका पूरा ध्यान फिर से मॉनिटर पर था। और फिर कंप्यूटर पर पुराने गेम पैंजिया की लॉग इन स्क्रीन दिखाई दी। एक विश पूरी करने का वादा करने वाले इस खेल ने कई खिलाड़ियों को आकर्षित किया था, जो जल्दी ही परेशान हो गए थे। 5 साल बाद यह गेम अब भी अनडिफीटेड था और लगभग कोई इसे नहीं खेलता था। अपनी अब्सर्ड डिफिकल्टी की वजह से लॉन्च के समय से ही इसकी बहुत आलोचना हुई थी। इसमें ऐसे बॉसेस थे जिन्हें हराना असंभव लगता था, यहां तक कि आपके साथी भी आपको धोखा दे सकते थे। और तो और, अगर आपके सिर पर कोई बाउंटी होती तो ताकतवर एनपीसीज आपका शिकार करते थे। लेकिन सबसे बुरा यह था कि अगर कैरेक्टर मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाता था। इन वजहों से गेम की लोकप्रियता तुरंत गायब हो गई। इन सब के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि क्या कोई इस गेम को क्लियर होने से रोक रहा है। अपनी 5 साल की मेहनत पर पछताते हुए उसे अपने खोए हुए 8 यूनिक आइटम्स याद आए। अचानक किसी अनहोनी ने उसका ध्यान खींचा और वह पूरी तरह हैरान रह गया। तभी एक नोटिफिकेशन ने उसे डिलीशन की चेतावनी दी, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसने पॉइंट्स हासिल किए हैं। अमाउंट देखकर वह हैरान था। उसे एहसास हुआ कि यूनिक आइटम्स की कीमत बहुत ज्यादा सोल पॉइंट्स है। पंजिया के अंदर सिस्टम कैरेक्टर की वैल्यू को पॉइंट्स में बदल देता था। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके टैलेंट्स खरीदना और एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शुरू करना मुमकिन था। अपने एक पुराने कैरेक्टर को याद करते हुए उसे याद आया कि उसने उसमें 10,000 पॉइंट्स लगाए थे। यह जानकर कि अब उसके पास 600,000 पॉइंट्स हैं, वह संभावनाओं को सोचकर मुस्कुराया। माउस पर हाथ रखकर उसने एक सुरक्षित मैजिक कैरेक्टर बनाने के बारे में सोचा। गेम क्लियर करने का इरादा छोड़ कर उसने आखिरी बार मजे के लिए रैंडम पर क्लिक किया। अपना फैसला पक्का करते हुए उसने माउस बटन को जोर से दबाया। फ्लैशबैक शुरू हुआ। एक महिला हाथ में कप पकड़े हुए माफी मांग रही थी। समझ न पाते हुए उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने समझाया कि वह अब ऐसे इंसान के साथ डेट नहीं कर सकती जिसका भविष्य को लेकर कोई विजन न हो। उसने आगे कहा, अपनी उम्र की वजह से अब मुझे शादी के बारे में सोचना होगा। कोई जवाब न होने पर उसने बस खामोशी से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। उसने ब्रेकअप की वजह बताते हुए आगे कहा कि उसकी सहेलियां बड्डी कंपनियों के लड़ढक्कों से शादी कर रही हैं। थोड़ी देर रुककर उसने उसकी तुलना दूसरों से की। कुछ न कह पाने के कारण उसने अपना सिर झुका लिया
और जो सुना उसे स्वीकार कर लिया। उसे यह सब भूल जाने को कहकर वह कुर्सी से उठी और जाने का ऐलान किया। धीमी आवाज में उसने बस उसके अच्छे जीवन की कामना की। पीठ घुमाकर वह आखिरकार चली गई और उसे कैफे में अकेला छोड़ दिया। यह सीन 3 महीने पहले हुआ था, जिससे उसका 5 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद गुस्से में आकर उसने अपनी बेकार जॉब छोड़ दी। तब से वह एक कंप्लीट गेम एडिक्ट के रूप में अपने कमरे में बंद था। प्रेजेंट में वापस आते हुए उसने खुद से कहा कि वह काफी दयनीय रह चुका है। ठानते हुए वह चिल्लाया कि वह बटन दबा रहा है और माउस पर जोर से क्लिक किया। तुरंत सिस्टम ने जानकारी दी कि 100 सोल पॉइंट्स इस्तेमाल हो गए हैं। अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर हैरानी से देखा। एक हिडन पीस एक्टिवेट हुआ और वह सोचने लगा कि यह क्या है। तभी एक मैसेज ने उसे पैंजिया में इनवाइट किया, जिससे वह और भी उलझन में पड़ीडीएच गया। अचानक एक अनजान ताकत ने उसके शरीर को मॉनिटर के अंदर खींच लिया। डरे हुए चेहरे के साथ उसने उस तेज रोशनी को देखा जिससे कमरा भर गया था। एक क्रीचर चिल्लाया कि वह अपने नीच मास्टर द्वारा बनाई गई दुनिया को तबाह कर देगा। जैसे ही उसे खींचा गया वह दर्द से चिल्लाया और एक क्योटिक जगह पर जा गिरा। अपने सिर पर हाथ रखकर वह सोचने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अपने दिमाग में गूंजती उस आवाज को सुनकर उसकी नजर पूरी तरह फोकस्ड और डरी हुई हो गई। उसके तुरंत बाद वह अपने कंप्यूटर डेस्क पर जा गिरा। अपने बेडरूम के फर्श पर बेहोश पड़ीडीढीटे हुए उसका शरीर मॉनिटर के सामने बेजान पड़ीडीढा था। स्क्रीन पर एक आवाज ने उसे पंजिया की दुनिया में खुशियों की दुआ दी। सीन बदला और वह एक दूसरी जगह पर था जहां उसे कोड्ढे मारे जा रहे थे और यूजलेस कहा जा रहा था। उसे हाइड्रा के सामने फेंकने की धमकी देते हुए एक आदमी ने कहा कि अगर वह गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। नाम सुनकर हैरान होकर उसने अपना चेहरा घुमाया, यह समझने के लिए कि उसने क्या सुना है। तभी एक विशाल पैर जमीन पर पड़ीडीढा, जिससे लोग पीछे हटने पर मजबूर हो गए। बाकी कैदियों को कोड्ढे मारते हुए उस आदमी ने सबको आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर किया। पूरी तरह खोया हुआ वह अपने आसपास देखने लगा और अपनी स्थिति पर सवाल करने लगा। हाइड्रा का सामना करते हुए उसने देखा कि उसके हाथ भारी चेन से बंधे हुए थे। एक और प्रहार सहते हुए उस आदमी ने उसे तुरंत फॉर्मेशन में आने के लिए चिल्लाकर कहा। जमीन पर गिरे हुए उसने सुना कि वह आदमी उसे अभी खड़ीडीढे होने के लिए कह रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने खड़े होने की कोशिश की। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। एक लाइन में चलते हुए उन्होंने गर्म और धूल भरी रेत के बीच अपना सफर जारी रखा। एक नए रूप में वह अपने आसपास हो रही हलचल को देख रहा था। दूर से ही उसने हाइड्रा को पहचान लिया, जो पंजिया खेल का वही मॉन्स्टर था। होराइजन की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह नजारा भी जाना पहचाना लग रहा है। कुछ टेस्ट करने के इरादे से उसने स्टेटस विंडो को प्रकट होने का कमांड दिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब एक सिस्टम पैनल ठीक उसके सामने तैरने लगा। जानकारी का विश्लेषण करते हुए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जैसे ही उसने विंडो का कंटेंट पढ़ा। उसके सामने स्क्रीन पर उसकी सभी वर्तमान एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज दिखाई दे रही थीं। स्टेटस विंडो को देखकर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि वह वाकई पंजिया की दुनिया में दाखिल हो चुका है। यह हकीकत है। यह जानकर उसका हैरान चेहरा सबको साफ दिख रहा था। फिर उसने इस बात पर सवाल किया कि उसकी सभी एट्रीब्यूट्स लेवल 12 पर कैसे हैं, और नीचे देखने पर वह यह देखकर चौंक गया कि उसके पास 13 हिडन ट्रेट्स हैं। अचानक सभी कैदी रुक गए और हैरानी से एक ही दिशा में देखने लगे। कुछ समझ न आते हुए वह इधर उधर देखने लगा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। यहां तक कि जो गार्ड पहले शांत थे अब वे काफी ज्यादा तनाव में लग रहे थे। होराइजन पर फौज के आने से धूल का एक गुब्बार उठा। धूल के बीच से डेजर्ट क्वीन की सेना ने समझौता तोड़ दिया और हमला कर दिया। जीव के ऊपर बैठे हुए लीडर ने सबको लड़ाई के लिए तैयार होने को कहा। यह मंजर देखकर वह पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। कोई रिएक्शन तक नहीं दे पाया। उस महिला को देखते हुए उसने उसे खूंखार सरपेंट प्रिंसेस के रूप में पहचान लिया। उसी पल एक सिस्टम विंडो सामने आई और एक नया मेन क्वेस्ट शुरू हो गया। सर्वाइवल मिशन को पढ़ते हुए उसने देखा कि
हार का मतलब सिर्फ मौत थी। तुरंत बाद कैदियों की दिशा में तीरों की बौछार कर दी गई। तीर लगने पर लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भागने लगे। अफरा तफरी के बीच उसने लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए गिरते देखा। गंदे चेहरे के साथ उसने बिना किसी रिएक्शन के अपने आसपास कत्लेआम देखा। फटी आंखों से उसने अपने आसपास के मंडराते खतरे को महसूस किया। तभी सिस्टम द्वारा उसकी थेरीन हिडन एबिलिटीज में से एक एक्टिवेट हो गई। एबिलिटी नोटिफिकेशन में बताया गया कि वह इतनी आसानी से नहीं थकेगा। लोगों को गिरते देख उसका ध्यान अब खुद के बचने यानी सर्वाइवल पर टिक गया। गिरे हुए गार्ड को देखकर उसे एहसास हुआ कि जिंदा रहने के लिए उसे कुछ करना होगा। सोर्ड की तरफ दौड़ते हुए वह जमीन से उसे उठाने के लिए लपका। फिर उसने फुर्ती से झुककर गिरे हुए हथियार को थाम लिया। सोर्ड को मजबूती से पकड़ ढककर वह आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो गया। नए हथियार के साथ खड्डे होकर उसने एक मजबूत इरादे के साथ दुश्मनों का सामना किया। तभी एक विरोधी उसकी तरफ कूदा, एक जानलेवा हमला करने के लिए तैयार। हमले का जवाब देते हुए उसने वार को रोका और दुश्मन पर सीधा प्रहार किया। विरोधी को दूर फेंकते हुए उसने उसे एक सटीक कट से घायल कर दिया। हमले के बाद उसने खुद को संभाला और अपने दुश्मनों की अगली चाल का इंतजार करने लगा। तभी सिस्टम ने वेपन मास्टर ट्रेट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी पूरी नजर ही बदल गई। रेत पर दौड़ते हुए वह खुद को तैयार करता है और अपनी अगली चाल पर पूरा फोकस रखता है। गुस्से में चिल्लाते हुए एक गार्ड ने उसे बदमाश कहा और हमला करने के लिए झपटा। हमले से बचते हुए वह नीचे झुका और तलवार की धार से बाल बाल बचा। दुश्मन का हथियार जमीन पर टकराकर टूट गया, जिससे उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। मूंठ यानी हिल्ट को पकड़ाते हुए उसे एहसास हुआ कि वह पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी उसने स्टाफ से हमला किया और दुश्मन पर सटीक निशाना साधा। यह देखकर एक दूसरा गार्ड चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, अपनी सोर्ड से हमला करने के लिए तैयार। एक बार फिर बचते हुए वह पीछे की ओर झुका और जानलेवा वार से बच निकला। ऊपर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका स्किल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसकी मास्टरी कई हथियारों तक फैली हुई थी, जिसमें लॉन्ग सोर्ड्स और एक्सेस भी शामिल थे। हमले को रोकते हुए उसने तुरंत अपने दुश्मन के साथ तलवारें टकरा दी। तभी उसने तलवार के रास्ते को भांप लिया और दुश्मन के अगले वार का अंदाजा लगा लिया। एकाग्र आंखों के साथ उसे एहसास हुआ कि अब वह लड़ाई के फ्लो को देख सकता है। सटीकता से बचते हुए वह एक तरफ झुका और दुश्मन के कट को मात दी। फिर वह आगे बढ़ा और सीधे अपने विरोधी के चेहरे पर वार किया। दुश्मन का एक्स छीनकर वह लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हुआ। नए हथियार के साथ उसने बिना सोचे समझे अगले गार्ड पर हमला कर दिया। गार्ड की विनती को अनसुना करते हुए उसने बेरहमी और फुर्ती से अपना वार पूरा किया। थका हुआ होने के कारण वह अपनी सोर्ड के सहारे टिक गया और बाकी बचे गार्ड्स का सामना करने लगा। अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करते हुए उसकी नजर अपने सामने खड़े दुश्मनों पर टिकी रही। यह मंजर देखकर गार्ड्स ने उसे नीच कहा और इस स्थिति पर सवाल किया। तभी सिस्टम ने एक और ट्रेट एक्टिवेट किया, जिससे उसकी वेपन प्रोफिशिएंसी बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रोफिशिएंसी पहले से ही लेवल 6 पर है, जो एक नाइट की होती है। अपनी सोर्ड को पकड़ ढाते हुए वह समझ गया कि उसके हिडन ट्रेट्स ही उसकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन 500 दुश्मनों का सामना करते हुए उसने ऐसे मिशन के पीछे की नीयत पर सवाल उठाया। सीन थ्रोन रूम में बदला, जहां सर्पेंट प्रिंसेस अपनी क्वीन के सामने घुटनों पर बैठी थी। सिंहासन पर बैठी क्वीन ने पूछा कि क्या डिमोनिक रियल्म का अभियान फेल हो गया? जवाब पर जोर देते हुए वह राजकुमारी को घूरती रही और खबर की पुष्टि का इंतजार करने लगी। झुकी हुई आंखों के साथ राजकुमारी ने बस पुष्टि की कि मिशन वाकई फेल हो गया है। क्वीन ने तब कहा कि उन्हें महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट को उन पर इल्जाम लगाने से रोकना होगा। आदेश देते हुए क्वीन ने राजकुमारी को इस अभियान के सभी सर्वाइवर्स को मार डालने का हुक्म दिया। वह समझाती है कि उनकी हार का हर सबूत पूरी तरह मिटा दिया जाना चाहिए। इनाम के तौर पर क्वीन वादा करती है कि वह आखिरकार उसका श्राप यानी कर्स हटा देगी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए राजकुमारी
इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है और शर्तें स्वीकार कर लेती है। क्वीन फिर चेतावनी देती है कि इस बार वह किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकती। रेगिस्तान में वापस लौटकर वह दूर से लड़ाई के नतीजे को देखती है। उसका एक मातहत यानी सबॉर्डिनेट पास आता है और पूछता है कि क्या क्लीन अप पूरा हो गया है। वह रिपोर्ट देता है कि एक अकेला स्लेव अब भी खड़ी डीडीएचा है और मुकाबला कर रहा है। यह खबर सुनकर वह हैरान रह जाती है और सवाल करती है कि एक स्लेव जिंदा कैसे बच गया। जमीन पर गार्ड्स की लाशें पूरे युद्ध क्षेत्र में बिखरी हुई थीं। मुर्दों के बीच वह अपनी सोड के सहारे टिका हुआ था, इकलौता सर्वाइवर। जैसे ही वह अपनी सांसें बहाल करता है, उसके सामने लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है। इस अलर्ट के साथ उसकी लाइफ, माना और थकान पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है। एकदम रिफ्रेश होकर वह अगली लड़ाई के लिए तैयार खड्डा हो जाता है। यह देखकर लीडर्स में से एक चिल्लाता है कि उसके सभी आदमी पीछे हट जाएं। एक जीव के ऊपर सवार होकर राजकुमारी वहां पहुंचती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। वह उस महिला का सामना करता है और कहता है कि आखिरकार वह मुकाबले के लिए आ ही गई। उसका नाम याद करते हुए वह उसे इजाबेला वॉन डेर्सियान यानी राजकुमारी के रूप में पहचान लेता है। तभी एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है, लेकिन उसकी ज्यादातर जानकारी ब्लॉक्ड है। उसके लेवल 8 को देखकर वह यह निष्कर्ष निकालता है कि इस लेडी ढाई को जीतने का कोई रास्ता नहीं है। पंजिया की दुनिया में लेवल 7 ही एक बहुत मुश्किल पड्डी हाव था। इसलिए लेवल 8 हासिल करना सिर्फ सबसे ताकतवर लीडर्स के बस की बात थी। अपने विरोधी का सामना करते हुए वह आने वाली तबाही के लिए खुद को तैयार करता है। विंडो को फिर से एनालाइज करते हुए वह एक अजीब एक्टिव कर्स इफेक्ट नोटिस करता है। तभी वह जीव से छलांग लगाती है और रेत पर हल्के से उतरती है। एक गंभीर लुक के साथ वह कहती है कि उसका टैलेंट काफी दिलचस्प है, लेकिन वह चेतावनी देती है कि इसके बावजूद उसे इसी पल मरना होगा। अतीत को याद करते हुए उसे याद आता है कि वह हमेशा इतने मुश्किल खेल क्यों खेलता था। उसे सबसे नामुमकिन खेलों को हराने का रास्ता खोजने में मजा आता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद को गेमिंग परवर्ट्स के बीच भी एक बड्ढा परवर्ट मानता था। अपनी प्रिडिक्शन पर भरोसा करते हुए वह उसे अपनी तरफ हमला करने के लिए दौड़ ढते हुए देखता है। वह हवा में उछलती है और उस पर सीधा प्रहार करने के लिए एक जोरदार वार तैयार करती है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह उससे पूछता है कि क्या वह अपना कर्स हटाना नहीं चाहती। यह प्रस्ताव सुनते ही वह आखिरी पल में ठीक उसके सामने अपना हमला रोक देती है। बिना किसी डर के वह अपनी बात जारी रखता है। उसकी नजरें और हाव भाव अभी भी शांत थे। जवाब में वह गुस्से में एक डैगर सीधे उसकी गर्दन पर टिका देती है। उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए वह सवाल करती है और जानना चाहती है कि वह कौन है। एक गंभीर चेहरे के साथ वह अपने विरोधी की असली पहचान पूछती है। वह जवाब देता है कि वह वही है जो हार गया था और अब सितारों का मार्गदर्शन करता है। अपना परिचय देते हुए वह कहता है कि वह एक स्टार वीवर है और अपनी मदद ऑफर करता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह इस अनपेक्षित यानी अनएक्सपेक्टेड प्रस्ताव से पूरी तरह हैरान थी। उसका रिएक्शन देखकर उसे एहसास होता है कि उसका प्लान काम कर गया है। वह सोचता है कि यह एक बहुत ही ताकतवर और रेयर एनपीसी क्लास है। कर्स हटाने के लिए एक स्टार वीवर का आशीर्वाद जरूरी था। इस लुभावने प्रस्ताव के सामने वह अपना सिर झुकाकर सुनी हुई बातों पर विचार करती है। उसे यकीन था कि वह किसी वजह से इस कर्स से छुटकारा पाना चाहती थी। सच तो यह था कि इजाबेला वॉन डेर्सियान एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे उसने खुद बनाया था। अपने क्रिएटर का सामना करते हुए उसे अपने अस्तित्व की सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। हर खिलाड़ी की नियति दुनिया की यात्रा करके एंडिंग देखना होती है, लेकिन उसने इस कैरेक्टर को छोड़ बेच दिया था जो क्वीन के श्राप में फंसी रह गई थी। समझ न पाते हुए वह बस पूछती है कि वह अब किस नाम का इस्तेमाल करता है। अपना नाम रैंडोल्फ बताते हुए सिस्टम इस नए एलियस की पुष्टि करता है। कुछ पल के लिए दोनों पूरी तरह सन्नाटे में एक दूसरे को घूरते रहते हैं। अपना डैगर हटाते हुए वह चेतावनी देती है कि वह फिलहाल के लिए उसकी मौत को टाल रही है।
उससे दूर हटते हुए वह उसे घूरती है और एक आखिरी गंभीर धमकी देती है। वह कहती है कि अगर यह सब झूठ निकला तो वह उसे मार डालेगी। सैनिकों की तरफ मुद्दा कर वह उन सबको आदेश देती है कि वे इसकी पूरी सावधानी से सेवा करें। क्वेस्ट पूरा होते ही सिस्टम ऐलान करता है कि परिणाम वाकई लेजेंडरी था। बिगिनर्स लक के साथ रिवॉर्ड्स बेहतर हो जाते हैं और नए आइटम्स मिलते हैं। पूरी तरह थककर वह आखिरकार रेत पर गिर पड़ी डीडीएचता है। उसे एहसास होता है कि वह वाकई जिंदा बच गया है। अंत में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका स्कोर हॉल ऑफ फेम में अपडेट कर दिया जाएगा। सीन बदलता है और एक भव्य इमारत वाले शहर में रात हो जाती है। एक शानदार कमरे में वह बाथटब में आराम करते हुए अपने रिवॉर्ड्स को एनालाइज कर रहा है। ध्यान लगाकर वह तैरती हुई सिस्टम विंडोज से जानकारी पढ़ना जारी रखता है। इनाम पढ़ते हुए वह यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसने हाइड्रा की सोल हासिल कर ली है। एक शब्द के बाद वह उस आइटम का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है जो रियलिटी को पैंजिया के साथ सिंक्रोनाइज करता है। अचानक 3 मेड्स बाथरूम में दाखिल होती हैं, जिन्हें देखकर वह चौंक जाता है। हाथ में तौलिए लिए वे उसे उसी वक्त नहलाने का ऑफर देती हैं, उनसे अपने पैर धोने के लिए कहते हुए वह सोचता है कि क्या यह कोई परीक्षा है। तभी एक मेड पास आती है और सावधानी से उसका हाथ धोने लगती है। इजाबेला की मेड्स को पहचानते हुए वह जानता है कि वह कोई रिएक्शन नहीं दे सकता, इसलिए वह खुद को काबू में रखने और अपने इंस्टिंक्ट्स पर काबू पाने की जद्दोजहद करता है। अपनी नजरों को दूसरी तरफ मोड़ते हुए वह इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि किसी को उस पर कोई शक न हो। अचानक एक मेड की सांसें थम गईं, क्योंकि उसने अपने सामने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। घबराहट में वह इस स्थिति को सुलझाने के लिए स्टेटस विंडो को बुलाता है। हालातों से उलझन में पड्डाढ़ा हुआ वह यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर अभी क्या हुआ। विंडो को पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि दुनिया के बीच की सीमा यानी बाउंड्री खत्म हो रही है। सब कुछ समझते हुए वह स्टेटस विंडो द्वारा दिखाई गई जानकारी को पढ़ना जारी रखता है। तभी हॉल ऑफ फेम खुलता है, जिसमें वह रैंकिंग में पहले नंबर पर दिखाई देता है। फिर एक मेड उससे स्टार वीवर होने के बारे में सवाल करती है। एक हैरान चेहरे के साथ वह कुछ ऐसा नोटिस करता है जिस पर उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था। नामों को पहचानते हुए वह समझ जाता है कि दूसरे खिलाड़ियों को भी पैंजिया में बुलाया गया है। लेकिन उसी पल एक और जानकारी उसका ध्यान और भी ज्यादा खींच लेती है। नोटिफिकेशन देखते ही उसे पता चलता है कि आखिरकार लॉग आउट फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। मौके को भांपते हुए वह समझ जाता है कि वह आखिरकार इस शापित खेल से बाहर निकल सकता है। मेड्स को जाने का इशारा करते हुए वह उन सब को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे सितारों से संवाद यानी कम्युनिकेट करना है। वह चेतावनी देता है कि अगर बातचीत में कोई चूक हुई तो वह अपनी शक्तियां खो सकता है। यह स्पष्टीकरण सुनकर मेड को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसे अच्छी बातचीत की दुआ देते हुए वे वहां से चली जाती हैं और बाथरूम का बड्ढा दरवाजा बंद कर देती हैं। आखिरकार अकेला होने पर वह अपनी योजना पर काम शुरू करता है। राहत महसूस करते हुए वह इस बात का जश्न मनाता है कि उसका यह कमजोर सा बहाना काम कर गया। बाथटब से बाहर निकलते हुए वह स्वीकार करता है कि वह यह सोचकर घबरा गया था कि वह यहीं फंस जाएगा। हमेशा के लिए विदा लेते हुए वह लॉग आउट बटन दबाने के लिए तैयार होता है। एक त्वरित स्पर्श के साथ वह आखिरकार खेल से बाहर निकलने के लिए बटन दबा देता है। तभी सिस्टम लॉग आउट की प्रक्रिया शुरू करता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है। लॉग आउट होते समय सिस्टम चेतावनी देता है कि खेल में होने वाली मौत असलियत में भी सच है। हकीकत में वापस आने पर सबसे पहली चीज जो उसे दिखती है वह है उसका खाली कमरा। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही उसे पूरा शहर आग और तबाही की चपेट में दिखता है। सड़कों पर लोग इस तबाही के बीच मदद के लिए चिल्लाते हुए बदहवास भाग रहे हैं। आग के बीच से एक विशाल जीव निकलता है, जिससे और भी ज्यादा दहशत और तबाही मच जाती है। उसके फोन की स्क्रीन पर एक इमरजेंसी डिजास्टर मैसेज दिखाई देता है। इस मंजर को देखकर हैरान होते हुए वह सोचता है कि आखिर बाहर यह क्या हो रहा है। अचानक
एक विशाल मॉन्स्टर का सिर ठीक उसकी खिड़की पर दिखाई देता है। जोर से चिल्लाते हुए वह जीव अपना मुंह खोलता है और कुछ बहुत ही अजीब चीज दिखाता है। इस नजारे से घबराकर वह चिल्लाता है और डर के मारे पीछे गिर जाता है। हर चीज पर सवाल उठाते हुए उसे समझ नहीं आता कि पंजिया के मॉन्स्टर्स असलियत में कैसे आ गए। तभी एक छोटी सुनहरी चीज उसके पास फर्श पर गिरती है। जमीन पर पडिढ़ा हुआ वह खेल का वही गोल्डन रूल फ्रैगमेंट था। अपने सर्वाइवल मिशन को याद करते हुए उसे याद आया कि कैसे वह दुश्मनों से घिरा हुआ था। उन लड़ाइयों को दोबारा जीते हुए उसे अपनी जंग और राजकुमारी से मिलना याद आया। एक डरे हुए चेहरे के साथ वह आखिरकार उस जीवंत सपने से जागा जो बिल्कुल सच लग रहा था। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उसने इधर उधर देखा और सोचा कि वह कहां है। अपने कमरे को देखकर उसने सोचा कि क्या वह वीडियो गेम खेलते समय बहुत देर तक सो गया था, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह उन उपन्यासों यानी नॉवेल्स जैसा नहीं था। मेज की ओर देखते हुए उसने देखा कि खेल के कुछ आइटम्स ठीक उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। उस फ्रैगमेंट को पकड़ डिडियाच कर वह चिल्लाया और सवाल किया कि क्या यह सब सच था। घबराहट में चिल्लाते हुए उसने एक बेताब इशारे में अपना हाथ जेब में डाला। अपने कंप्यूटर की ओर दौड़ते हुए उसने पाया कि खेल का पेज अब मौजूद ही नहीं है। साइट को बंद देखकर उसने सोचा कि यह कब से ऐसा है। अचानक उसने बाहर लोगों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनी। खिड़की के माध्यम से एक मॉन्स्टर ने एक आदमी पर हमला किया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उस आदमी के गिरते ही दूसरे लोग दूर भागने लगे। सड्डिडिचिक पर पुलिस मॉन्स्टर्स पर गोलियां चला रही थी और रेडियो पर बैकअप मांग रही थी। एक अलर्ट मिलते ही उसने खिड़की के बाहर देखा और सवाल किया कि यह क्या हो रहा है। उस जीव को देखकर उसने सोचा कि पंजिया के मॉन्स्टर्स उसकी दुनिया में क्यों हैं। पीछे गिरते हुए उसने अनजाने में वह सुनहरी चीज फर्श पर गिरा दी। उस मैसेज को याद करते हुए वह समझ गया कि दुनिया के बीच की सीमा खत्म हो रही है। पूरी तरह घबराया हुआ वह इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फर्श पर हाथ रखते हुए उसने आखिरकार वह गिरी हुई सुनहरी चीज उठा ली। उस आइटम को पकड़ डिडाच कर वह बैठ गया और उसे स्थिति को सुलझाने का एक विचार आया। अगर खेल के मॉन्स्टर्स सच थे तो उसने एक संभावना पर विचार करना शुरू किया। मेज की ओर दौड़ जाते हुए उसे यकीन था कि उसके आइटम्स यहां भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिवॉर्ड बैग खोलते ही उस चीज के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। अचानक मिकेलास सोर्ड और हाइड्रास सोल तैरते हुए प्रकट हुए। उस सोल को पकड़ डचकर उसने सोचा कि बिना माउस के इस आइटम को कैसे एक्टिवेट किया जाए। उस फ्रैगमेंट को याद करते हुए उसने पढ़ा कि यह दोनों दुनिया को सिंक्रोनाइज करता है। वह जानता था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका खेल का पात्र यानी कैरेक्टर कर सकता है। आइटम को एक्टिवेट करते ही उसके कैरेक्टर रैंडोल्फ के साथ सिंक्रोनाइजेशन आखिरकार पूरा हो गया। सिस्टम ने तब उसे सूचित किया कि इस आइटम के पास 24 आवर्स का समय बचा है। एक तबाह सड़क पर दौड़ते हुए एक व्यक्ति लाशों के पास से गुजरा। इस अफरा तफरी के बीच एक महिला अपनी बेटी को गोद में लिए बचने के लिए भाग रही थी। बेटी ने अपने पिता के बारे में पूछा और मां ने वादा किया कि वह आ जाएंगे। अचानक इमारतों का मलबा उनकी ओर गिरने लगा। असर के साथ लडोडॉच की जमीन पर गिर गई और धूल की वजह से अपनी मां से अलग हो गई। अपनी मां को फंसा हुआ देखकर लडोडो की चिल्लाई और उसकी मां ने उसे भाग जाने के लिए कहा। उसी पल एक महिला दौड़ धक्कर आई और पूछा कि क्या लडोकी ठीक है। घायल मां ने उस महिला से बच्चे को ले जाने और दूर भागने के लिए कहा। एक दृढ़ संकल्प वाले चेहरे के साथ उस महिला ने उन्हें बचाने के लिए फैसला किया। माफी मांगते हुए उसने वादा किया कि वह बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाएगी। अपना चेहरा एक तरफ घुमाते हुए उसने देखा कि एक नया खतरा तेजी से बरछ रहा है। इससे पहले कि वह कोई रिएक्शन दे पाती, एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और अपने पंजों से उसके शरीर को चीर दिया। बच्चे को थामे हुए उसने उस मॉन्स्टर का सामना किया। आने वाले खतरे से सुन्न पड्डी हुई। अचानक एक तेज हमले ने हवा को चीर दिया और कुछ ही सेकंड में उनके पास से गुजर गया। डीमन के पंजों को अपनी सोर्ड से चीरते हुए उसने उस औरत और बच्चे की जान बचा ली।
उसकी आंखें चमक रही थीं जब वो बाकी डीमंस का सामना करने के लिए मुड़ा। हाथ में सोड लिए वो उन पर टूट पड़ा और एक एक करके सबको खत्म करने लगा। जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था उस पर औरत को यकीन नहीं हुआ। यह देखकर कि वो जिंदा है, उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और अपने बचाने वाले उस मिस्टीरियस शख्स को देखने लगी। तभी सबसे बड़े डीमन ने उसकी ओर छलांग लगाई। औरत चिल्लाई, पीछे देखो! डीमन ने अपनी पूरी ताकत से पंजा मारा ताकि उसे कुचल सके। औरत खौफ से कांपते हुए जमीन पर गिर गई। लेकिन तभी वहां एक 9 सिरों वाला ड्रैगन प्रकट हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उस ड्रैगन के एक सिर पर एक छोटा सा जीव सवार था जिसने हुक्म दिया, रुक जाओ! और वो विशाल ड्रैगन पत्थर की तरह थम गया। सीन बदला। अब दुनिया भर के शहरों पर डीमंस का हमला हो रहा था। हर तरफ तबाही थी, पर उनसे लड़ने के लिए वॉरियर्स भी सामने आ रहे थे। एक वॉरियर का आर्मर चमकने लगा और उसने सबको दिलासा दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। पर टीवी पर यह सब देख रहे एक शख्स ने नफरत से कहा, बेवकूफ लोग! वो जानता था कि अब दुनिया का अंत करीब है और जो सबसे ताकतवर प्लेयर होगा वही राज करेगा। तभी रैंकिंग बोर्ड चमका और रैंडोल्फ पहले नंबर पर था। सब हैरान थे कि ये गोस्ट जैसा प्लेयर कौन है जो गेम को लगभग खत्म कर चुका है। असली खेल तब शुरू हुआ जब प्लेयर्स अपने कैरेक्टर्स की पावर्स के साथ असली दुनिया में आने लगे। हमारे हीरो ने आंखें बंद की और सब कुछ समझ गया। उसे वो बिट्रेयल याद आया जो उसे गेम में मिला था, जब उसके खुद के मर्सनरीज ने उस पर हमला किया था। उसने सोचा कि शायद वे ट्रेटर्स भी अब असली दुनिया में आ चुके होंगे। नहाने के टब से बाहर निकलते हुए उसने तय किया कि अब उसे और भी ताकतवर बनना होगा। थ्रोन पर बैठी इजाबेला ने पूछा, क्या स्टार्स से तुम्हारी बात खत्म हुई? उसने हां में जवाब दिया और कहा कि वो अपना वादा निभाने आया है। उसने एक शर्त रखी, उसे सैंक्चुएरी जाना है। इजाबेला चौंक गई। क्या तुम पागल हो? पर उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे जो चाहिए वो वहीं मिलेगा। फुल मून की रात सैंक्चुएरी के रूइंस के बीच वो खून से भरे तालाब में बिना हिचकिचाहट के दाखिल हुआ। हाथ में डैगर लिए वो गार्ड्स की लाशों के पास से गुजरा। उसे अपनी वो क्लास हासिल करनी थी जिसका उसने सपना देखा था। उसने इजाबेला को समझाया कि उसे ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स चाहिए ताकि वो अपने ऊपर लगे कर्स को तोड़ सके। इजाबेला ने उसे आखिरी वार्निंग दी, पर वो पीछे नहीं हटा। सिस्टम ने वार्निंग दी, इस जगह के लिए लेवल 8 होना जरूरी है, पर उसे कोई डर नहीं था। रूइंस के अंदर जाते हुए रास्ता और भी डरावना होता गया। अंधेरी स्टेयर्स के पास पहुंचकर इजाबेला रुक गई। उसने मुस्कुराकर मजाक किया, क्या तुम डर रहे हो? सामने वाला पुल एक ट्रैप है। हीरो चिढ़ गया। उसने नाटक किया कि उसके पैर में स्प्रेन आ गई है और उसने इजाबेला से कहा कि वो उसे उठाकर चले। इजाबेला चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? पर उसने दलील दी कि अगर वो उसे नहीं उठाएगी तो वे देर कर देंगे। मजबूरन इजाबेला मान गई और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वो बड़बड़ा रही थी, अगर तुम्हारे पैर में स्प्रेन न होती तो मैं ये कभी न करती। हीरो ने मुस्कुराकर कहा, कस के पकड़ लो। और फिर वो उस रॉकी मैदान में बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। इजाबेला घबराकर चीखी, अरे पागल, ये रास्ता गलत और बहुत खतरनाक है। वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए वो सीधा उस गहरे और अंधेरे पिट में कूद गया। गिरते वक्त ही सिस्टम ने उसके छिपे हुए म्यूटेशन ट्रेट को एक्टिवेट कर दिया। इस नई पावर की मदद से उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखा जो पहले गायब था। उसके शक को यकीन में बदलते हुए हीरो ने जवाब दिया कि यही असली रास्ता है। इजाबेला हैरान थी कि उसे वो रास्ता कैसे पता जो उसके लिए भी अनजान था। हीरो ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया, क्या हमारी सेकंड इन कमांड डर रही है? इजाबेला बुरी तरह चिढ़ गई और उससे पूछा कि क्या वो वाकई मरना चाहता है जो इतना भारी होकर उस पर लदा है। स्टेयर्स चढ़ते हुए उसने गौर किया कि वो उससे किसी पुराने दोस्त की तरह बात कर रहा है। उसे शक हुआ और उसने पूछा, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? उसने जवाब दिया, हम कभी एक ही जगह पर नहीं मिले। मैंने तुम्हें देखा है पर तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तभी एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे सैंक्चुअरी के अगले स्टेज पर पहुंच गए। वहां वे फूलों से भरे एक मैदान में उतरे। हीरो को याद आया कि इस जगह पर एक डोमेन बैरियर है। तभी केव के अंधेरे से एक लाल चमक निकली और रॉक से स्टोन क्रीचर्स बनने लगे।
इन स्टोन क्रीचर्स ने उन पर हमला बोल दिया। उनके सामने एक विशाल स्टोन गोलेम आ खड़ा हुआ, जिसके सीने में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। हीरो जानता था कि इस वक्त उसका लेवल कम है और एक स्क्रैच भी जानलेवा हो सकती है। इजाबेला ने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हारी स्प्रेन ठीक हो गई? हीरो ने उसे चुप रहने को कहा। तभी गोलेम ने पूरी ताकत से उन पर पंच चलाया। इजाबेला ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वार को रोका और एक ही झटके में गोलेम के टुकड़े टुकड़े कर दी। उसने छोटे गोलेम्स को भी अपने डैगर से खत्म करना शुरू कर दिया। बड़े गोलेम ने फिर हमला किया, पर इजाबेला ने अपनी चेन और चालाकी से उसे भी धूल चटा दी। हीरो अपने बनाए हुए कैरेक्टर की पावर देखकर दंग था। गोलेम के हारते ही सिस्टम ने उसे आर्टिजन क्लास का ऑफर दिया। पांजिया में यह एक बहुत ही रेयर क्लास थी, पर हीरो ने इसे ठुकरा दिया। उसे पता था कि उसे जो क्लास चाहिए वो कोई और ही दे सकता है। तभी जमीन पर एक अजीब एनर्जी फैलने लगी। सिस्टम ने वार्निंग दी कि यहां का किंग ड्रामाट नाराज है। ऊपर देखते ही हीरो बोला, आखिरकार ये जीव बाहर आ ही गया। तभी एक विशाल सर्पेंट प्रकट हुआ। यह सैंक्चुरी का गार्डियन ड्रामाट था। उसने उन पर एनर्जी बीम से हमला किया, जिससे इजाबेला दूर जा गिरी। हीरो बस एक अजीब मुस्कान के साथ ये सब देख रहा था। ड्रामाट अपनी पूंछ से लगातार हमले कर रहा था। इजाबेला चिल्ला रही थी कि उसने उसे चैलेंज नहीं दिया है। हीरो को याद आया कि ड्रामाट सिर्फ कमजोर लोगों पर हमला करता है। जब उसने पहले गेम क्लियर किया था, तब वो अपने सबसे ताकतवर कैरेक्टर विलहेल्म के रूप में था और गार्डियन ने उसे बिना किसी दिक्कत के जाने दिया था। तभी इजाबेला फिर से जमीन पर गिरी और दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही ड्रामाट की पूंछ आखिरी हमला करने वाली थी, हीरो ने जोर से चिल्लाकर उसे रुकने का हुक्म दिया। उसकी आवाज सुनकर सर्पेंट रुक गया और हैरानी से उस शख्स को देखने लगा जिसने उसका असली नाम पुकारा था। गार्डियन ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम जानने की? हीरो ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मालिक विलहेल्म वापस आ गया है। इजाबेला फटी आंखों से यह सब देख रही थी। सर्पेंट जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, विलहेल्म एक महान और परफेक्ट इंसान था, जिसकी मौत भी शानदार हुई थी। तुम जैसे कमजोर इंसान के मुंह से उसका नाम शोभा नहीं देता। तभी हीरो के शरीर से रोशनी निकली और उसने एक नया रूप ले लिया। उसने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की मांग की। सर्पेंट गुस्से में पागल हो गया कि इसे इस पुराने राज के बारे में कैसे पता। पर हीरो जानता था कि इस गेम का सीक्रेट क्या है। जो भी उस स्टार को हासिल करेगा, वो इस पहाड़ और गार्डियन का नया मालिक बन जाएगा और गार्डियन को उसका हर हुक्म मानना होगा। रूल्स को काम करते देख उसे समझ आ गया कि उस पर पुराने कॉन्ट्रैक्ट का कोई असर नहीं होगा। गार्डियन सर्पेंट ने हैरानी से पूछा कि आखिर उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। उसने जवाब दिया कि अगर सच जानना है तो वो स्टार ही सब साबित कर देगा। सर्पेंट ने वार्निंग दी, वो स्टार उन लोगों पर रहम नहीं करता जो उसके लायक नहीं होते। हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पहुंचते ही सब पता चल जाएगा। सर्पेंट उसे घमंडी समझकर चिढ़ गई, पर उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे उस जगह पहुंचे तो इजाबेला को यकीन नहीं हो रहा था कि स्टार वाकई वहां है। गार्डियन ने एक ऊंचे स्ट्रक्चर की तरफ इशारा किया, जहां ऑल्टर पर एक अजीब से निशान के ऊपर एक स्कल रखी थी। हीरो ने समझाया कि यह असल में गॉडेस रिया का चेहरा है, जिसकी मौत के बाद उसके शरीर को तेंटू स्टार्स में बांट दिया गया था। जैसे ही उसने स्कल उठाई, उसमें से एक जबरदस्त रोशनी निकली और पूरी जगह एक भयानक धमाके से गूंज उठी। इजाबेला खौफ में चिल्लाई। उसे लगा कि हीरो मारा गया। सर्पेंट ने मुस्कुराकर कहा कि शायद स्टार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर जब रोशनी कम हुई तो हीरो बिना किसी स्क्रैच के वो चमकती स्कल हाथ में लिए बाहर आया। उसने स्कल को जैसे ही छुआ, वो टूटने लगी और उसकी सारी छिपी हुई एबिलिटीज बाहर आने लगीं। सिस्टम ने अनाउंस किया, आपको स्टार सक्सेसर की क्लास मिल गई है। इजाबेला यह देखकर दंग रह गई। हीरो ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, अगर तुम्हारा कर्स खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगी? उसने बिना सोचे कहा, मैं ये डिजर्ट छोड़कर अपने परिवार को ढूंढूंगी। हीरो ने ब्लेसिंग देने का वादा किया, पर एक शर्त रखी, तुम्हें 1 साल तक मेरी सेवा करनी होगी। पैलेस में इजाबेला ने हीरो के सामने झुककर ओथ ली। उसने कहा, मैं क्वीन की तरह हूं, मैं झूठ नहीं बोलती। उसने हीरो को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया। इसके बाद हीरो ने गार्डियन सर्पेंट ड्रामाट को घुड़का, जब स्टार का मालिक मेरा गुलाम है तो तुम भी मेरे नीचे हो।
अपना सिर झुकाओ। सिस्टम ने बताया कि यह मिशन एक यूनिक रिजल्ट के साथ पूरा हुआ। सीन बदला। क्वीन के दरबार में खबर पहुंची कि इजाबेला एक गुलाम के साथ सैंक्चुअरी में घुस गई है। तुरंत उन्हें पकड़ने का हुक्म दे दिया गया। उधर शहर के एक कॉफी शॉप में कुछ प्लेयर्स रैंडोल्फ के बारे में बात कर रहे थे। एक महिला प्लेयर ने सुझाव दिया कि उसे पकड़ने के लिए ऑक्शन हाउस को बेट की तरह इस्तेमाल किया जाए। तभी रैंकिंग बदली और प्लेयर मैसेकर का प्रिविलेज छीन लिया गया। वो गुस्से में था और उसने कसम खाई कि जो भी टॉप पर होगा वो उसे मार देगा। उसके चारों तरफ प्लेयर्स की लाशें पड़ी थीं। वापस सैंक्चुअरी में हीरो और इजाबेला को पहला क्लियर करने के बदले रिवॉर्ड और एक टेलीपोर्ट बुक मिली। हीरो ने देखा कि उसका लेवल बढ़ गया है। उसे एक क्लोक ऑफ शैडोज भी मिला। तभी बाहर एक जबरदस्त धमाका हुआ। गार्डियन सर्पेंट ने वार्निंग दी कि क्वीन की टीम उन्हें पकड़ने के लिए आ चुकी है। इजाबेला ने चिंता में पूछा कि अब वे क्या करेंगे। हीरो ने अपना नया जादुई क्लोक निकाला और मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता कि हम जीतेंगे या नहीं, पर हम उस विशाल सर्पेंट ड्रामत के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ते। इजाबेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि वो गार्डियन सर्पेंट को अकेला छोड़कर भागने का प्लान बना रहा है। वो चिल्लाया, महान ड्रामट, अब सब तुम्हारे भरोसे है। ये सुनते ही सर्पेंट बेचारा हताशा में डूब गया कि उसे इतने सारे सोल्जर्स के सामने अकेला छोड़ दिया गया। इयन और इजाबेला आगे बढ़े। भागते हुए इयन ने समझाया, अगर हम यहां फंस गए तो सैंक्चुअरी से निकलना नामुमकिन होगा। चूंकि गार्डियन सर्पेंट बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें ही अकेले निकलना होगा। इयन जानता था कि वो डेजर्ट वॉर्प गेट का इस्तेमाल कर सकता है, पर असली खतरा अभी भी उनका पीछा कर रहा था। गेट के पास पहुंचकर उसने बताया कि इसे एक्टिवेट होने में आधा दिन लगेगा। इजाबेला घबरा गई, पर इयन को भरोसा था कि ड्रामाट तब तक दुश्मनों को रोके रखेगा। इयन ने एक गंभीर फैसला लिया, मुझे असली दुनिया देखने के लिए लॉग आउट करना होगा। उसने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी इजाबेला को सौंपी। इजाबेला ने अपनी सोर्ड पर हाथ रखा और वादा किया कि वो उसकी शील्ड बनेगी। सिस्टम ने लॉग आउट की प्रक्रिया शुरू की और इयन अपनी दुनिया की हकीकत में लौट आया। वो अपने बिस्तर पर जागा। मोबाइल उठाते ही उसने न्यूज चेक की, पर अभी तक असली दुनिया में मॉन्स्टर्स नहीं आए थे। तभी उसके फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। वो उससे एक कैफे में मिला। लड़की ने अपने करंट बॉयफ्रेंड से फोन पर लड़ाई की और फिर इयन को स्कमबैग कहा, पर फिर नरमी दिखाते हुए बोली कि उसे ब्रेकअप का पछतावा है। और उसने पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? इयन ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर जाने लगा। लड़की उसके पीछे भागी और रोते हुए उसे रोकने लगी। तभी उसका करंट बॉयफ्रेंड वहां आ धमका। उसने इयन को दरिंदा कहा और चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। इयन ने देखा कि गेम के कैरेक्टर रैंडोल्फ की पावर उसके असली शरीर में भी आ चुकी थी। उसने बड़े आराम से चाकू को हाथ से पकड़ लिया और उस लड़के की कलाई मरोड़ दी। लड़का दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पास ही एक लड़की खड़ी थी जिसे इयन ने अभी बचाया था। उसने इयन का शुक्रिया अदा किया और इयन को याद आया कि यह वही लड़की है जिसे उसने पहले भी बचाया था। तभी वो बॉयफ्रेंड फिर से पीछे से हमला करने आया, पर इयन ने उसे एक ही वार में जमीन चटा दी और बेहोश कर दिया। तभी पुलिस वहां आ पहुंची और दोनों को थाने चलने को कहा। इयन के पास वक्त नहीं था, पर तभी उस लड़की ने बीच बचाव किया। उसने अपना परिचय एक रिपोर्टर के रूप में दिया और पुलिस को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इयन को परेशान किया तो वो खबर चला देगी। पुलिस पीछे हट गई। रिपोर्टर ने इयन को अपना कार्ड दिया और बताया कि वो डायमेंशनल वॉरियर्स यानी उन लोगों की खबरें कवर करती है जो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दौड़ती हुई आई और इयन का हाथ पकड़कर उसका हाल पूछने लगी। इयन ने झटके से उसका हाथ हटाया और वहां से निकल गया। रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए इयन को अगले दिन कॉफी पर बुलाया, जिसे देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गुस्से और जलन से पागल हो गई। रिपोर्टर अपना फोन चेक करते हुए सड़क पर चल रही थी। तभी उसे नया असाइनमेंट मिला कि उसे प्लेयर ग्रेसिया का इंटरव्यू लेना है। दूसरी तरफ ग्रेसिया अपनी तलवारों से एक विशाल मॉन्स्टर को धूल चटाकर कोरिया जाने की तैयारी कर रहा था। सैंक्चुअरी के गेट पर लाशों का ढेर लगा था। इजाबेला खून से लथपथ और थकी हुई थी, पर उसने हार नहीं मानी।
जब सोल्जर्स ने उसे गुलाम यानी ईयन को सौंपने का हुक्म दिया तो उसने उन्हें बेवकूफ कहकर मना कर दिया। जैसे ही सोल्जर्स हमला करने के लिए आगे बढ़े, पोर्टल से नीली रोशनी निकली। ईयन ने प्रकट होकर थकी हुई इजाबेला को संभाला और मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा साथ निभाया, अब मैं संभाल लूंगा। ईयन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और सिर्फ 41 सेकंड्स के अंदर सारे सोल्जर्स को उड़ा दिया। इजाबेला ने उसके साथ जाने का फैसला किया और दोनों पोर्टल के जरिए आर्कना शहर पहुंच गए। आर्कना एक ऐसा शहर था जहां सिर्फ पैसा बोलता था। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास मौजूद 100 गोल्ड कॉइन्स तो बहुत कम हैं, क्योंकि वहां एक ब्रेड का टुकड़ा ही 50 गोल्ड का था। ईयन ने एक आलीशान कसीनो की तरफ इशारा किया और कहा, यहां चारों तरफ पैसा ही पैसा है, बस देखते जाओ। हडसन कसीनो के मैनेजर ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया, क्योंकि अंदर जाने के लिए 10,000 गोल्ड का डिपॉजिट चाहिए था। ईयन ने बड़ी चालाकी से क्वींस टीयर नाम का एक कीमती आइटम कोलैटरल के रूप में दिया। उस आइटम की कीमत 10 लाख गोल्ड से भी ज्यादा थी, जिसे देखकर मैनेजर के होश उड़ गए और उसने उन्हें वीआईपी रूम में बुला लिया। अंदर ईयन ने रूलेट की मेज पर ऐसा जादू चलाया कि लोग उसे जुए का भगवान कहने लगे। उसने देखते ही देखते 14 लाख गोल्ड जीत लिए। जब बाकी प्लेयर्स भी ईयन के दांव को फॉलो करने लगे, तो कसिनो के मालिक ने सिक्योरिटी बुलाकर ईयन को वहां से जाने को कहा। ईयन मान गया, पर उसने एक शर्त रखी। कैसीनो का बॉस क्वींस टीयर को गौर से देख रहा था। उसने अपनी स्पेशल पावर ऑब्जर्वर्स हैंड से चेक किया और कंफर्म किया कि यह असली और बेहद रेयर आइटम है। तभी उसे खबर मिली कि जिस शख्स ने यह आइटम दिया है वो उससे मिलना चाहता है। कमरे के अंदर कसिनो का मालिक ईयन को देखकर हैरान था, क्योंकि ईयन एक बेहद साधारण सा दिखने वाला आदमी लग रहा था। ईयन ने जब मालिक से पूछा कि उसके टैलिस्मन का क्या हुआ, तो मालिक ने बताया कि वो उसकी कलेक्टिंग हॉबी के बारे में जानता है। ईयन ने शांत होकर कॉफी की चुस्की ली और कहा कि उसे यह बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉस ने उसे 20 लाख गोल्ड का ऑफर दिया, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। इजाबेला तो सन्न रह गई, पर ईयन ने हाथ बांधकर बड़े स्टाइल में कहा, इसकी कीमत 2 करोड़ गोल्ड है। मालिक चिल्लाया, इतने में तो एक पूरा पैलेस खरीदा जा सकता है। पर ईयन ने मुस्कुराकर कहा कि यह टैलिस्मन कोई मामूली हॉबी की चीज नहीं है, बल्कि काउंसिल में शामिल होने के लिए सबसे जरूरी की है। कसीनो का मालिक उसे फटी आंखों से देखने लगा। ईयन जानता था कि मालिक की फियंसे सेरेनगेटी का इससे गहरा नाता है। सेरेनगेटी एक रईस खानदान की बेटी और व्हाइट नाइट थी, जिसने दुनिया बचाने के लिए जंग में अपने पैर घमवा दिए थे। ईयन को अब समझ आ रहा था कि गेम के कुछ कैरेक्टर्स यानी एनपीसीज असल में असली दुनिया के प्लेयर्स भी हो सकते हैं। उसने मालिक से कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है, पर शर्त यह है कि उसे सब सच बताना होगा। कसिनो का मालिक हडसन ने आह भरी और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे महान वॉरियर विलहेल्म की लीडरशिप में 8 हीरोज ने एक मिशन शुरू किया था, जो बिट्रेयल की वजह से फेल हो गया। उन 8 हीरोज में से एक ग्रेसिया था, जो विलहेल्म के बाद सबसे ताकतवर था। सीन बदला। न्यूज में छाया हुआ था कि वो रहस्यमयी हॉर्समैन कौन है। ग्रेसिया ने अपनी असिस्टेंट से कहा कि उसे कोरियन रिपोर्टर से मिलना है, क्योंकि उसे शक था कि वो हॉर्समैन उसका वही पुराना दोस्त है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है। अगली सुबह अरकाना के एक आलीशान रेस्टोरेंट में ईयन और इजाबेला खाना खा रहे थे। ईयन रात भर चली मालिक की लंबी कहानी से थोड़ा थका हुआ था। तभी उसे पीछे वाले बूथ में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका वही बदतमीज बॉयफ्रेंड दिखे। ईयन ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और अपने खाने पर ध्यान दिया, पर वो बॉयफ्रेंड फिर से अपनी औकात पर आ गया। उसने ईयन के पास आकर उसे स्टॉकर कहा और चिल्लाने लगा। ईयन ने उसे लूजर कहकर चुप कराने की कोशिश की, पर उसने रिपोर्टर लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने रिपोर्टर के मुंह पर पैसे फेंक कर मारे और उसे वहां से जाने को कहा। रिपोर्टर लड़की ने आव देखा न ताव और उस लड़के को एक जोरदार पंच जड़ा, जिससे उसका चश्मा टूट गया। लड़का पागल हो गया और उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि ईयन ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ईयन की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने उस लड़के को पटक कर जमीन चटा दी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पागलों की तरह चीख रही थी, उठो, इसे छोड़ना मत। पर ईयन ने
लड़के का सिर जमीन पर दबाते हुए शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि रुक जाओ, अब बाकी की बात बाहर चलकर करेंगे। ईएन की बढ़ती पावर देखकर वो लड़का और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। ईएन अब सिर्फ गेम में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी एक खतरनाक प्लेयर बन चुका था। उस लड़के ने अपनी जेब से एक अजीब चीज निकाली और चिल्लाया कि ईएन ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अचानक उस चीज से एक तेज रोशनी निकली और पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। एक जोरदार झटके ने ईएन को पीछे धकेल दिया। रेस्टोरेंट में बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। धुआं छोटा तो वो लड़का अपने असली वॉरियर फॉर्म में आ चुका था। उसके चेहरे पर पागलपन था। उसने ईएन के सीने पर एक जबरदस्त वार किया। दोनों लड़ते हुए फर्श पर गिरे। ईएन को एहसास हुआ कि यह लड़का भी पेंगिया का प्लेयर है। उस लड़के ने खुद को एक लांसर यानी भाला चलाने वाला वॉरियर बताया। ईएन ने उसका लेवल चेक किया। वो सिर्फ लेवल 4 पर था। ईएन समझ गया कि इस लड़के के पास टैलेंट कम है, इसीलिए इसका लेवल जल्दी बढ़ा है, पर असली ताकत गायब है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को खींचते हुए ले गई और ईएन को दोबारा उसके पास न आने की धमकी दी। ईएन जानता था कि यह लड़का ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेगा। रिपोर्टर भागी हुई आई और ईएन का हाल पूछा। ईएन ने शांत होकर कहा, छोड़ो इसे, चलो खाना खाते हैं। तभी एक भयानक अर्थक्वेक आया। पूरा रेस्टोरेंट और सड़कें हिलने लगीं। फर्श के टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन के नीचे से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकला। ईएन ने रिपोर्टर का मुंह दबाया और धीरे से कहा, खामोश रहो, आवाज मत करना। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। ईएन ने गौर किया कि यह मॉन्स्टर लोगों को नहीं खा रहा था, वो सिर्फ लाशों को खाता था और तब तक हमला नहीं करता जब तक उसे कोई छेड़े ना। पर वो बेवकूफ लांसर बॉयफ्रेंड अपनी बहादुरी दिखाने के लिए चमकते भाले के साथ मॉन्स्टर पर टूट पड़ा। ईएन ने उसे रोकने की कोशिश की। अबे रुक, उसे मत छेड़। पर देर हो चुकी थी। उसने भाले से मॉन्स्टर पर वार किया और उसे लगा कि उसने एक ही झटके में शिकार कर लिया है। लोग उसे असली डिमेंशनल वॉरियर मानकर उसकी जय जयकार करने लगे। वो घमंड में चिल्लाया, मैं एक एक मॉन्स्टर को मार डालूंगा। ईएन ने रिपोर्टर को वहां से दूर जाने को कहा। तभी अचानक पूरे रेस्टोरेंट में एक रहस्यमयी लाल धुंध छा गई। ईएन को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी शैडोज के बीच से एक विशाल काला हाथ निकला जिसने ईएन की आंखें ढंक लीं। अंधेरे में एक लाल चमकती आंख दिखाई दी और एक डरावनी आवाज गूंजी, किसने मेरे बच्चों को मारा? उस शैतानी पावर ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी एनर्जी से घेर लिया और हुक्म दिया, सबके सब अभी मर जाओ। धुंध की वजह से कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। उस लांसर का भाला हवा में अपने आप रुक गया। सिस्टम ने वार्निंग दी, मॉन्स्टर के खून की वजह से हेलुसिनेशन एक्टिवेट हो गया है। अचानक चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। रेस्टोरेंट के फर्श पर लाशों के ढेर लग गए। ईएन ने अपनी तलवार निकाली और उस छुपे हुए डीमन को बाहर आने को कहा। अंधेरे में वो मॉन्स्टर हंसता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वो ईएन को देखकर बोला, तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। रिपोर्टर अंधेरे में ईएन को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ईएन उस मॉन्स्टर से भिड़ गया। उसे पता था कि अगर उसे इस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न नहीं पता होते तो वो अब तक खत्म हो चुका होता। मॉन्स्टर हैरान था कि ईएन उसके हर वार को पहले से कैसे भांप रहा है। ईएन ने हवा में छलांग लगाई और मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करने की तैयारी की। तभी मॉन्स्टर ने अपने मुंह से खून की एक जबरदस्त बौछार छोड़ी। ईएन जानता था कि अगर उस खून की एक बूंद भी उसे छू गई तो उस पर स्टेटस इफेक्ट पड़ जाएगा और वो लड़ने लायक नहीं बचेगा। खून पूरे फर्श पर फैल गया। जमीन से एक नुकीला पत्थर निकला, पर ईएन ने उसे फुर्ती से चकमा दे दिया। मॉन्स्टर एक टेंटिकल पर बैठा ईएन की इस चपलता को देखकर हैरान था और उसने मुस्कुराकर कहा, बचने में तो तुम उस्ताद हो, पर अगर अटैक नहीं करोगे तो सब बेकार है। ईएन ने टैलिस्मन लहराया और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो गया। ईएन ने अपने नए बूट्स और आर्मर पहने। हालांकि सिस्टम ने वार्निंग दी कि उसके स्टैट्स अभी कम हैं, पर उन एपिक बूट्स की वजह से जरूरी शर्तों में 20% की छूट मिल गई। ईएन ने अपनी क्वींस टीयर की पावर का इस्तेमाल किया और आर्मर से लैस होकर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। हवा में घूमते हुए सुनहरी रोशनी में लिपटे ईएन ने मॉन्स्टर की आंख पर एक सटीक निशाना साधा।
मॉन्स्टर दर्द से पागल हो गया और उसे नीच कहते हुए अपने शरीर से नुकीले कांटे निकालने लगा। इयन अपनी तलवार से उन कांटों को गाजर मूली की तरह काटता रहा। तभी मॉन्स्टर के एक भारी वार ने इयन को दीवार से दे मारा। इयन ने दर्द में दांत पीसते हुए खुद को संभाला। तभी उसके आर्मर सेट का स्पेशल सेट ऑप्शन एक्टिवेट हुआ और इयन के शरीर से विंग्स निकल आए। मॉन्स्टर ने अपना आखिरी दांव चला और एक भयानक ब्लड टॉर्नेडो छोड़ा। इयन को पता था कि यह मॉन्स्टर का आखिरी अटैक पैटर्न है। टॉर्नेडो के बीच में इयन ने विंड मैजिक की मदद से उस लाल धुंध को रोक दिया। मॉन्स्टर यह देखकर सन्न रह गया कि कोई उसके इस ट्रैप को काट सकता है। अब मॉन्स्टर कंफ्यूजन की स्थिति में था। यही इयन के पास मौका था। इयन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। मॉन्स्टर गिड़गिड़ाया, रुको! पर इयन ने बिना रुके अपनी तलवार सीधा उसके सिर के आर पार कर दी। सिस्टम ने मॉन्स्टर के खात्मे की कंफर्म कर दिया। धुआं छोंटा तो वहां लाल आर्मर और सफेद केप में एक रहस्यमयी वॉरियर खड़ा था। रिपोर्टर लड़की हाना ने उसे पहचान लिया और उसे पुकारा, पर इयन ने अपना चेहरा छिपाते हुए बस इतना कहा, मिस हाना, अब आप सेफ हैं, और वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद इयन अपने असली रूप में हाना के सामने आया। हाना को उसे सेफ देखकर तसल्ली तो हुई, पर उसे शक भी हुआ। उसने गौर किया कि इयन के कपड़े तो बिल्कुल साफ हैं, पर उसके नाखूनों में खून लगा है। जब उसने पूछा तो इयन ने बहाना बनाया, अरे, मुझे तो इन चीजों से बहुत डर लगता है, मैं तो बस घबराया हुआ था। हाना को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसे शक होने लगा था कि उसे बचाने वाला रहस्यमयी वॉरियर और इयन एक ही हैं। अगले कुछ दिनों में दुनिया के हालात और बिगड़ गए। शहरों में फिर से डायमेंशनल वॉर शुरू हो गई। लोग डरे हुए थे और सड़कों पर सन्नाटा था। टीवी पर सरकार की आलोचना हो रही थी। एक बड़ी मीटिंग में लीडर्स ने माना कि अब ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। आखिरकार एक लीडर ने अनाउंस किया, अब वक्त आ गया है कि हम प्लेयर अलायंस हीरोज को मैदान में उतारें। उसने कहा कि बाकी अलायंसेस भी ऐसा ही सोच रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द टैलेंट को अपने साथ जोड़ना होगा। एक तलवार की इमेज को देखते हुए उसने कहा कि पक्का बताना मुश्किल है, पर यह आदमी रैंडोल्फ हो सकता है। तभी एक आदमी ने सवाल उठाया कि लेवल 4 या 5 का कोई इंसान इतने महंगे जूते कैसे पहन सकता है। दूसरे ने जवाब दिया कि उसने जरूर कोई टैलिस्मैन इस्तेमाल किया होगा, पर वह उनके लिए बहुत जरूरी इंसान है। लीडर ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि वह फैंटम के गायब होने के ठीक बाद सामने आया है, जिससे उसके रैंडोल्फ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लीडर ने जोर देकर कहा कि वे दूसरे अलायंसेस पर भरोसा नहीं कर सकते और उन्हें हर हाल में उसे अपने साथ जोड़ना होगा। एक गंभीर चेहरे के साथ उसने बात खत्म की कि यह सब अगले रिफ्ट को आने से रोकने के लिए है। सीन बदला और एक आदमी दूसरे के पास आया जो काफी बेसब्र लग रहा था। हैरान होकर उनमें से एक चिल्लाया और पूछा कि क्या उसने फेरी क्वींस टीयर्स का इस्तेमाल किया है। उसकी बात को कंफर्म करते हुए परेशान आदमी ने पूछा कि उसने वह आइटम उसे क्यों नहीं दिया। चिढ़ते हुए उसने जवाब दिया कि उसने मदद करने का वादा किया था, क्वींस टीयर्स देने का नहीं। उसने समझाया कि उसे अपना गोल पूरा करने के लिए किसी टैलिस्मैन की जरूरत नहीं है और उसने झूठी उम्मीदों से बचने के लिए उस आइटम को हटा दिया है। शक करते हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है, और दूसरे ने उसके अविश्वास को भांप लिया। मुस्कुराते हुए उसने उस आदमी को अपने पीछे आने को कहा ताकि वह उसे यकीन दिला सके। इसके साथ ही वे तीनों एक अंधेरी जगह से होते हुए एक अनजान डेस्टिनेशन की ओर बराच गए। रास्ता साफ होते ही सीवर डंजन का रास्ता सामने आ गया। चलते हुए उसने समझाया कि इस अविश्वास को दूर करने के लिए उसे आर्कना में एक वे पॉइंट बनाना होगा। एक टेलीपोर्टेशन बुक दिखाते हुए उसने कहा कि यह बहुत कन्वीनियंट है, पर एक्सप्लोरेशन रेट को बढ़ाना काफी सिरदर्दी का काम है। तभी उस महिला ने पूछा कि क्या वह सिर्फ उन तीनों के दम पर इस डंजन को पार करने वाला है। उसने इसे बहुत डेंजरस बताया। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा कि बॉस मॉन्स्टर यानी मॉन्स्टर रैट को हराने के लिए लेवल 8 के चॉकलेट 6 प्लेयर्स की जरूरत होती है। जब वह बोल रहा था, रैंडोल्फ ने एक कदम आगे बढ़ाया
और उसके जूते साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि वह इस खतरे को जानता है, पर दूसरे की लाल आंखें चिंता साफ दिखा रही थीं। कांटों के साथ उभरते हुए 6 प्लेयर्स की मांग करने वाला म्यूटेंट सीवर रैट मॉन्स्टर सामने आ गया। चूहे की आंख लाल चमकने लगी, जो इस बात का साइन था कि बैटल शुरू होने वाली है। मॉन्स्टर के विशाल पंजे ने जमीन पर जोरदार हमला किया। एक हरा धमाका यानी ग्रीन एक्सप्लोजन चारों ओर फैल गया, जो उस हमले की ताकत को दिखा रहा था। फुर्ती से उन तीनों ने उस हमले के असर को छकमा दिया। परेशान होकर उस आदमी ने समझाया कि वह चूहा बहुत तेजी से हमला करता है। स्ट्रैटेजी यह थी कि 6 लोग मिलकर उसे कोने में घेरें। उसकी लाल आंख को देखते हुए उसने बिना किसी तैयारी के अंदर आने की इस लापरवाही पर सवाल उठाया। अचानक रैंडोल्फ ने इजाबेला को एक्शन में आने के लिए आवाज दी। डायरेक्शन का पता चलते ही वह बिना किसी देरी के आगे बढ़ी। उसका एकमात्र रिएक्शन उस लाडेचकी को अपनी ओर बहुत तेजी से आते हुए देखना था। स्थिर खड्डे होकर रैंडोल्फ ने दावा किया कि जब आपको पैटर्न पता हो तो स्पीड मायने नहीं रखती। यह कारनामा सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि इजाबेला के कॉम्बैट स्किल्स एक अलग ही लेवल पर थे। हैरान होकर मूंछों वाले आदमी ने इस लाड्ढाई को देखा। वह इस स्थिति से दंग था। इसके बाद उसने हडसन को आवाज दी, जो वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसका सामना करते हुए रैंडोल्फ ने अपना वादा पूरा करने की बात कही और उसे शक न करने को कहा। उसने बात खत्म करते हुए कहा कि अगर उसने कहा है कि यह काम करता है तो इसका मतलब यह काम करता है। प्रभावित होकर हडसन ने फटी आंखों से उसकी ओर देखा और उसकी बातों को समझने की कोशिश की। एक आदमी ने कप्तान को रिपोर्ट दी, कैमरों पर कोई सुराग नहीं मिला, कोई कुछ नहीं जानता। उलझन में पड़ी डीडीचे कप्तान ने इस स्थिति की तुलना किसी भूत के वश में होने से की। विचारों में खोए कप्तान ने उस आदमी से मिलने से मना कर दिया जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। बिना हाथों का एक पेशेंट दिखाया गया जिससे पता चला कि अपने अंगों को खोने के सदमे यानी ट्रॉमा से वह पागल हो चुका था। उस आदमी के चेहरे के क्लोजअप ने उसकी गहरी निराशा को साफ दिखाया। चलते हुए वे किम हाना के बारे में विचार करते हैं। एक ने सुझाव दिया कि वे स्टेशन एंट्रेंस पर उसका इंतजार करें। दूसरे ने चेतावनी दी कि उसे उकसाया न जाए क्योंकि ग्रेसिया, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, वह इस समय कोरिया में है। यह बात सामने आई कि ग्रेसिया खुद किम हाना के साथ एक एक्सक्लूसिव 1-on-1 इंटरव्यू करने वाला है। कई लोग तस्वीरें खींच रहे थे। एक गंभीर चेहरे के साथ उस सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपना परिचय ग्रेसिया के रूप में दिया। रिपोर्टर किम हाना ने फिर अपना परिचय दिया और उससे मिलकर खुशी जताई। एक ने पूछा कि क्या उसे प्यार हो गया है, पर दूसरे ने उसे गड्ढबडस न करने की सलाह दी। सोच में डूबे कप्तान ने विचार किया कि ग्रेसिया एक मामूली रिपोर्टर का इंटरव्यू क्यों लेगा। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसे गुस्सा दिलाना उनके अलायंस को तोड़ सकता है, जिससे आने वाला खतरा साफ दिख रहा था। खून से सनी जमीन पर लेटे हुए उस आदमी ने पूछा कि क्या यह सच में खत्म हो चुका है। घायल होकर उस आदमी ने सवाल किया कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि प्लेयर्स के बीच आपस में लिड़चना मना है। चिढ़कर दूसरे ने पूछा कि यह किसने तय किया है, क्योंकि ग्रेसिया ने खुद उन्हें इस इन्वेजन की तैयारी करने का ऑर्डर दिया है। गुस्से में वह चिल्लाया कि अगर ग्रेसिया को इस बारे में पता चला तो यह उनका अंत होगा। हमलावर ने मुस्कुराते हुए उससे ग्रेसिया से अपनी जान की भीख मांगने को कहा और तलवार उसके आर पार कर दी। सस्पेंस के एक पल में जमीन से एक काली परछाई यानी शैडोवी सिलुएट ऊपर उठी। जैसे ही रैंकिंग अपडेट्स सामने आए, वह नकाब पोश रूप यानी क्लोक्ड फिगर उजागर हो गया। उस आदमी ने नतीजा निकाला कि रैंडोल्फ ही फैंटम है, क्योंकि इकट्ठे किए गए पॉइंट्स सब कुछ बयां कर रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि फैंटम अब मेन चैलेंज की ओर बढ़ रहा है और उसने उसे जल्द ही ढूंढने का संकल्प लिया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने कसम खाई कि वह अपने हाथों से फैंटम को मार डालेगा। जैसे ही सीन बदला, एक साफ और विशाल आसमान में सूरज चमक रहा था। एक बहुत बड़ा और कई सिरों वाला जीव यानी मल्टी हेडेड क्रीचर बाहर आया, जिससे एक भारी इंपैक्ट हुआ। धूल का एक गुब्बार उस जीव के चारों ओर फैल गया, जिसके सामने 2 छोटे आकार खड्डी-डिडे थे। मुस्कुराते हुए रैंडोल्फ ने कहा कि उसकी किस्मत अच्छी थी। उसका एकमात्र गोल इस डंजन को रजिस्टर करना था
आखिरकार हारा हुआ मॉन्स्टर जमीन पर पड्डा था, जिसे उन तीनों विजेताओं ने देखा। गर्व से रैंडोल्फ ने हाथ में एक चमकता हुआ कोर थामा, जो उसने इसी लड़ाई से हासिल किया था। यह म्यूटेंट रैट कोर था, जो जीवों को इवॉल्व करने या इक्विपमेंट क्राफ्ट करने के काम आता है। उसने सोचा कि उसने यह मटेरियल हाइड्रोगॉन को इवॉल्व करने के लिए हासिल किया है, जिससे चीजें थोड़ी और तेज हो जाएंगी। लड़ाई के बाद उसने पूछा कि क्या हडसन ने कसीनो का ख्याल रखा, और हडसन ने इस बात को कंफर्म किया। हडसन ने कसीनो के नुकसान पर दुख जताया, पर कहा कि सेरेंगेटी के साथ अलायंस के लिए यह बलिदान देने लायक है। उसने सेंट यानी सेंट पर भरोसा करने और उसके पीछे चलने का फैसला किया, क्योंकि कोई भी उस कसीनो को वहां बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ रहा था। यह साफ हो गया कि इजाबेला, जिसने अकेले उस मॉन्स्टर का शिकार किया, वह बहुत इनक्रेडिबल है, और ऐसा लगता है कि वह सब कुछ देख सकती है। उसने फिर रैंडोल्फ को एक असाधारण इंसान माना, एक ऐसा मौका जिसे वह किसी हाल में खो नहीं सकता था। उसने दैट्स राइट कहते हुए उसकी बात को कंफर्म किया। एक मुस्कान के साथ रैंडोल्फ ने उसे भरोसा दिलाया कि अब उसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हडसन ने पूछा कि वे अब किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उसे ऐसा कुछ याद नहीं था जो उसने सुना हो। मुस्कुराते हुए रैंडोल्फ ने उस मास्टरपीस के बारे में बात की जो उसकी इच्छा को पूरा करेगा। उसने खुलासा किया कि वह स्पिरिचुअल टावर है, जहां से मेन क्वेस्ट 3 शुरू होती है। सीन एक रहस्यमयी जंगल की ओर बदला, जहां ऊंचे पेड़ डीएच थे और सूरज की रोशनी छन कर आ रही थी। तारीफ करते हुए हडसन ने पूछा कि क्या यह वही जगह है, पर उसे यह एक साधारण जंगल जैसा ही लग रहा था। रैंडोल्फ ने गंभीर होकर कहा कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है, जिससे दूसरा उलझन में पड्डी डीएच गया। ऊपर देखते हुए उसने कहा कि यह स्पिरिचुअल टावर का एंट्रेंस है, जहां स्पिरिचुअल ट्री उगता है। उसने समझाया कि स्पिरिचुअल ट्री वही जगह है जहां एक स्पिरिट का जन्म हुआ था, जो स्पिरिचुअल रेल्म का रास्ता खोलने की क्षमता रखती है। चलते हुए उसने बताया कि स्पिरिचुअल टावर तक पहुंचने के लिए उन्हें इस रास्ते में दाखिल होना ही होगा। इसके बाद उसने सोच विचार करते हुए पेड्डियाच के तने को छुआ। पेड्डाच में दरारें आ गईं और उसने खुलासा किया कि यह बहुत पहले ही मर चुका है, जिससे बाकी सब हैरान रह गए। जंगल को मरता हुआ देख उसने पूछा कि क्या यहां किसी स्पिरिट को पैदा हुए एक लंबा समय बीत चुका है? फिर उसने अपनी तलवार निकाली और कहा कि यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है। परेशान होकर उस आदमी ने आवाज लगाई और पूछा कि वह तलवार के साथ क्या करने का इरादा रखता है। हाथ में तलवार थामे उसने उसे मजबूती से पकड़ दहा और ब्लेड चमक उठा। निशाना साधते हुए उसने अपनी पूरी ताकत उस वार में झोंक दी। अचंभित होकर उस आदमी ने देखा कि महिला ने भी इस अचानक हुई हरकत पर रिएक्ट किया। एक शक्तिशाली वार के साथ तलवार ने पेड्डेच को बीच से काटते हुए आर पार कर दिया। पेड्डेच एक धमाके के साथ नीचे गिरा और कटी हुई जड्डेच साफ दिखाई दे रही थी, जिसने बाकी सबको स्तब्ध कर दिया। हैरान होकर हडसन ने पूछा कि क्या वह इस तरह पेड्डेच को काट सकता है, पर रैंडोल्फ ने कोई जवाब नहीं दिया। डरते हुए हडसन को याद आया कि यह पेड्डेच ही स्पिरिचुअल टावर का एंट्रेंस था। सवाल जवाब के बीच ही किसी ने बहुत तेजी से कुछ फेंका। तेज रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। इसके बाद महिला ने उस हमले को हवा में ही रोक दिया और हडसन को बचा लिया। महिला खुद को और सुरक्षित करने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी उसे चोट लगी। एक हैरान तीरंदाज ने टिप्पणी की कि उसने वॉर को ब्लॉक कर दिया, जो कि बुरा नहीं था। तभी एक भूरी त्वचा वाला आदमी, जो कि लेवल 9 ग्रेट ड्रायड था, सामने आया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वह एक ग्रेट ड्रायड था। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। ड्रायड ने कहा कि उसने उन्हें सिर्फ भटके हुए मुसाफिर समझा था, इसलिए उन्हें जाने दिया। गुस्से में तमतमाए ड्रायड ने इंसानों पर स्पिरिचुअल ट्री को काटने का आरोप लगाया। तभी वहां कई और जीव आ गए, जो फॉरेस्ट गार्डियन लेवल 7 ड्रायड्स थे। देखते हुए महिला ने टिप्पणी की कि यहां कम से कम 50 या उससे ज्यादा जीव हैं। उसने सोचा कि अगर इन सब ने हमला किया तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी और उसे हर हाल में सेंट यानी सेंट को सुरक्षित बाहर निकालना होगा।
रैंडोल्फ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि पेडे उसने काटा है, दूसरों ने नहीं। ड्रायड ने गुस्से में रैंडोल्फ को पागल कहा और बोला कि वह इस कट की वजह से ही सामने आया है। शांत रहकर रैंडोल्फ ने उसे नीचे आने को कहा, क्योंकि वह किसी गंभीर विषय पर बात करना चाहता था। मना करते हुए ड्रायड साफ तौर पर तीर चलाने की तैयारी करने लगा। चिढ़कर रैंडोल्फ ने पूछा कि क्या वह सिर्फ जंगल को मरते हुए देखता रहेगा? उसे समझाने की कोशिश में हैरान ड्रायड की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह इस अचानक आए सवाल से चकित था। अपनी तलवार को आगे करते हुए रैंडोल्फ ने दावा किया कि वह इस मरते हुए जंगल को दोबारा जिंदा करेगा। उसने ड्रायड को याद दिलाया कि यहां कोई स्पिरिट पैदा नहीं हुई है और यह पूरा जंगल जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसने प्रस्ताव रखा कि ड्रायड स्पिरिचुअल टावर का दरवाजा खोले और वह जंगल को एक स्पिरिट लाकर देगा। हंसते हुए ड्रायड ने मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उसके जैसा एक तुच्छ जीव चुने हुए लोगों के टावर में दाखिल हो सकता है? ड्रायड ने समझाया कि यह नामुमकिन है, जिसके लिए टैलेंट, कई सारे क्वेस्ट्स और दुर्लभ मौकों की जरूरत होती है। विचार करते हुए उसने जोड़ा कि बहुत कम लोग ही अंदर जा पाए हैं और रैंडोल्फ के लेवल पर एक आम प्लेयर के लिए अंदर जाना असंभव है। रैंडोल्फ ने उसे दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया और कहा कि वह अपनी नेचर एफिनिटी को सक्रिय करके जंगल को बचा लेगा। ड्रायड ने गंभीर होकर अपना सवाल दोहराया कि क्या वह सच में जंगल को बचाएगा? गुस्से में बाकी ड्रायड्स चिल्लाए, झूठ! और उन्होंने उसे जान से मारने और स्पिरिट ट्री को तबाह करने की धमकी दी। फिर वे सब उन्हें मारने के लिए शोर मचाने लगे और तीर चलाने की मांग की। ड्रायड ने खामोशी से उनकी ओर देखा, जबकि तीरंदाज भी चिल्ला रहा था, इन्हें मार डालो! एक उठे हुए हाथ ने हमले को रोकने का इशारा किया। चौंक कर बाकी ड्रायड्स ने एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखा। वे इस कमांड को समझ नहीं पाए थे। ड्रायड ने रैंडोल्फ को गंभीर नजरों से देखते हुए अपनी बात पर टिके रहने की चेतावनी दी। आत्मविश्वास के साथ रैंडोल्फ ने कहा कि वह हमेशा अपनी बात का पक्का रहता है और एक स्पिरिट वापस लेकर आएगा। ड्रायड ने कहा कि उसे कामयाबी की उम्मीद नहीं है और अगर वह नाकाम रहा तो वह रैंडोल्फ को मार डालेगा। फिर ड्रायड ने उन्हें अपने पीछे आने को कहा और आगे बढ़ गया, जबकि बाकी सब उसके पीछे चल दिए। सीन पेड्ढों के बीच धूप से चमकते हुए एक साफ मैदान की ओर बदला। वे पत्थरों के एक ढेर के पास पहुंचे, जिससे एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। ड्रायड ने समझाया कि जंगल के मरने के साथ ही इस गेट को खोलने का एकमात्र तरीका स्टोन स्पिरिट की लाश का इस्तेमाल करना था। उसने चेतावनी दी कि नाकामी का मतलब जंगल के लिए खाद यानी फर्टिलाइजर बनना होगा, जिस पर रैंडोल्फ ने पूछा कि अगर वह कामयाब रहा तो क्या होगा। एक गंभीर नजर के साथ ड्रायड ने जवाब दिया कि वह रैंडोल्फ को एक सही इनाम देगा। मुस्कुराते हुए रैंडोल्फ ने मिशन पढ़ा, रिटर्न द स्पिरिट टू द फॉरेस्ट, और सोचा कि यह बैटल काफी रोमांचक होने वाली है। ड्रायड ने पोर्टल खोलने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया। एक तेज चमक के साथ उसने ऐलान किया कि पोर्टल खुलने वाला है। सुनहरी रोशनी का एक धमाका चारों ओर फैल गया, जिसने आसपास के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। उस रोशनी के भीतर कई आकृतियां उभरकर सामने आईं। सबने अपने चेहरों पर उस तेज रोशनी को महसूस किया। टावर ऑफ स्पिरिट्स का एक पोर्टल बनकर तैयार हो चुका था और केवल अनुमति यानी परमिशन वाले लोग ही अंदर जा सकते थे। आसपास देखते हुए हडसन ने पूछा कि वे कहां हैं? वह उस जगह से हैरान था। रैंडोल्फ ने समझाया कि वे पोर्टल के अंदर हैं और खुद टावर में दाखिल होने के लिए अनुमति की जरूरत होगी। उलझन में पड़े आदमी ने पूछा कि अनुमति कौन देगा? और फिर किसी अचानक हुई हरकत पर वह चिल्ला उठा। एक छोटी सुनहरी स्पिरिट जिसके सिर पर आग की लपट थी, हवा में तैर रही थी। उस आदमी ने पूछा कि क्या उन्हें इसे पकड़ देना चाहिए? उसे वह काफी प्यारी लगी। स्पिरिट को देखते हुए रैंडोल्फ ने उसे एक तक निहारा और स्थिति का जायजा लिया। वह सुनहरी स्पिरिट कुछ सोचती हुई सी लगी, जो उसके विचार करने के पल को दिखा रहा था। अपनी चमकती हरी आंखों के साथ रैंडोल्फ ने अपनी ड्रूइडिक अफिनिटी को सक्रिय किया और टावर की एनर्जी को महसूस किया। स्पिरिट ने पूछा कि क्या वे दोस्त हैं? और रैंडोल्फ ने जवाब दिया कि
हां, वे भरोसेमंद हैं। स्पिरिट ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ। हैरान होकर उन तीनों ने महसूस किया कि उन्हें व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअली रूप से टावर को पार करना होगा। इज़ाबेला ने ऐलान किया कि वह अपनी एंट्री की तैयारी करते हुए जल्द ही वापस आएगी। एक चीख के साथ उस आदमी ने दुहाई दी कि उसका शरीर गायब हो रहा है। साफ तौर पर डरी हुई स्पिरिट ने समझाया कि वहां समय का बहाव अलग है, इसलिए वह बिना किसी चिंता के ऊपर बढ़ सकता है। उन्हें शुभकामनाएं देते हुए वह चमकती हुई रोशनी के बीच ओझल हो गई। मेन मिशन 3 टावर पर चढ़ना था और इनाम प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग होने वाला था। तभी एक गहरा और भव्य दरवाजा सामने आया, जिससे एक बैंगनी आभा यानी पर्पल ऑरा निकल रही थी। रैंडोल्फ ने उस दरवाजे को देखा और टिप्पणी की कि यह टावर ऑफ स्पिरिट्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हालांकि वह सोचने लगा कि यह किस तरह का गेट था, क्योंकि इसकी अनोखी बनावट ने उसे काफी उत्सुक कर दिया था। टावर में दाखिल होने के लिए हर किसी को एक गेट से गुजरना पर डीडीएचता था, जो उनके एलिमेंटल एफिनिटी के हिसाब से बदल जाता था। हडसन, जिसकी वाटर एफिनिटी थी, उसने गेट ऑफ विंड का सामना किया था, जबकि इज़ाबेला को भी गेट ऑफ विंड मिला था। रैंडोल्फ ने सोचा कि उसने इस एलिमेंट का पोर्टल पहले कभी नहीं देखा था, और वह सोचने लगा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास सभी एफिनिटीज मौजूद हैं। चमकती आंखों के साथ उस बैंगनी दरवाजे पर बने चेहरे ने रैंडोल्फ को बहुत घूर कर देखा। दरवाजे को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि इसके पास सभी एलिमेंट्स की एफिनिटी है, यहां तक कि उन तत्वों की भी जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। उत्सुक होकर उसने पहले सोचा कि यह वॉइड यानी शून्य का तत्व है, पर फिर वह समझ गया कि यह उससे कहीं बढ़कर है। यह केओस था। उस दरवाजे का नाम गेट ऑफ केओस था। तभी बैंगनी रोशनी की एक किरण उससे टकराई। एक आवाज ने उसे चेतावनी दी कि उसने एक ऐसा गेट खोल दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। उसने आगाह किया कि अगर उसे केओस ने निगल लिया तो वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा, लेकिन इसके बावजूद वह मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ गया। गलियारों से गुजरते हुए रैंडोल्फ गहरे विचारों में खोकर गेट ऑफ केओस के बारे में सोचता रहा। एक फ्लैशबैक में उसे याद आया कि उसने बिना चूके 5 साल तक पैन जीनियस खेला था। सबसे अनुभवी प्लेयर होने के नाते वह इस गेम को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता था। फिर भी कई रहस्य बाकी थे। इस गेम की डिफिकल्टी बहुत ही दीवानी कर देने वाली थी, लेकिन यह उसे हमेशा अपनी लिमिट्स को पार करने का चैलेंज देती थी। वह मुस्कुराया और बोला कि ठीक इसी वजह से वह इस गेम से प्यार करता है, इस रहस्यमयी पैन जीनियस से। अपनी तलवार को मजबूती से थामते हुए उसे याद आया कि गेट ऑफ केओस को पहली बार खोला गया था। दृढ़ संकल्प के साथ उसने खुद से कहा कि वह इस चैलेंज को पूरा करने वाला भी पहला इंसान बनेगा। हवा में एक आदमी के सफेद बाल लहरा रहे थे। वह सफेद बालों वाला आदमी विलहेल्म था, जो एक तीखी नजर के साथ सामने आया। हैरान होकर रैंडोल्फ ने विलहेल्म को पहचान लिया और सोचने लगा कि वह इस ट्रायल यानी परीक्षा का हिस्सा क्यों है। विलहेल्म ने अपनी तलवार से हमला किया, जिससे सुनहरी रोशनी का एक जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ। रैंडोल्फ ने फुर्ती से उस वार को चकमा दिया। हमले की ताकत को महसूस करते हुए उसने खून की उल्टी की, क्योंकि विलहेल्म ने उस पर दोबारा हमला कर दिया था। रैंडोल्फ ने विलहेल्म के इस अचानक आने पर विचार किया, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे नंबर 1 के खिलाफ लड़ ढना था। उसे यह चैलेंज स्वीकार करके लड़ ढना और जीतना ही था। हैरान होकर वह लड़ने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका दुश्मन ऐसा था जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था। तलवारबाज विलहेल्म लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था और एक काली आभा यानी डार्क ऑरा से घिरा हुआ था। गुस्से में रैंडोल्फ चिल्लाया कि पैन जीनियस एक पागल गेम है। तभी उसे एक और चोट लगी। नया आर्मर और हेलमेट पहनते हुए उसने हर्मीज़ बूट्स भी पहन लिए और एक और वार सहा। रैंडोल्फ को एहसास हुआ कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था। अपने दुश्मन को देखते हुए उसने उसकी शारीरिक बनावट का अंदाजा लगाया। तभी आर्मर और जूतों के ऑप्शन सक्रिय हो गए, जिससे उसे नई एबिलिटीज मिल गईं। विलहेल्म के करीब रहकर
एल डिडते हुए रैंडोल्फ ने उनके बीच की शारीरिक समानता को भांपा। एक सीधे वार के बाद विलहेल्म बहुत दूर जाकर गिरा और हवा में तैरने लगा। रैंडोल्फ के हमले ने जंग के मैदान में एक हिंसक इम्पैक्ट पैदा कर दिया था। पास से देखते हुए उसने लड़ाई पर अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखा। मुख्य किरदार ने अपनी तलवार के साथ छलांग लगाई और विलहेल्म पर एक शक्तिशाली वार किया। विलहेल्म ने तेजी से पीछे हटते हुए दूसरे हमले को चकमा दिया। काउंटर अटैक करते हुए उसने उसके चेहरे पर एक सटीक किक जड़ दी। स्थिति पर विचार करते हुए वह अपने दुश्मन की हर हरकत पर पूरा ध्यान दे रहा था। विलहेल्म ने फिर पूछा कि क्या वह यहां पिछले गौरव की तलाश में आया है? उसके खिलाफ आगे बढ़ते हुए उसने दावा किया कि यह नामुमकिन है। अपने हाथ से एक इशारा करते हुए वह अपनी अगली चाल के लिए तैयार हुआ। मुख्य किरदार ने विलहेल्म पर वार किया और पूछा कि उसके कहने का क्या मतलब है। विलहेल्म ने गुस्से से भरी नजरों के साथ लड़ाई की तीव्रता को दिखाया। एक और मुक्के के साथ पलटवार करते हुए रैंडोल्फ ने अपने दुश्मन को धोखेबाज यानी इम्पोस्टर कहा। जमीन पर गिरा विलहेल्म बुरी तरह घायल था और उसका काफी खून बह रहा था। अपने गिरे हुए दुश्मन को देखते हुए उसने एक विजेता का अंदाज बनाए रखा। तुरंत ठीक होने के लिए रैंडोल्फ ने एक एचपी पोशन का इस्तेमाल किया। पोशन पीते ही उसकी ताकत वापस आ गई और वह लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। जैसे ही उसने पीना जारी रखा, पोशन ने अपना असर दिखाया और उसकी वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति को बढ़ा दिया। संतुष्ट होकर उसने टिप्पणी की कि उसने हडसन कसीनो के पैसों से बहुत सारे पोशंस खरीदे थे। विलहेल्म ने हैरान और दृढ़ चेहरे के साथ रैंडोल्फ को देखा। इस खरीदारी पर सोचते हुए उसने कहा कि अगर उसके पास ये पोशंस नहीं होते तो उसे बहुत पछतावा होता। सीन बदला और तेज धूप के बीच एक ऊंची इमारत दिखाई दी। इसी के साथ इंटरव्यू खत्म हुआ और सवाल जवाब का सिलसिला थम गया। इंटरव्यूअर ने कहा कि इतनी दूर आने के बाद वह पक्का थक गए होंगे। आभार जताते हुए उसने सम्मान के साथ मिस्टर ग्रेसिया को संबोधित किया। नम्रता से जवाब देते हुए ग्रेसिया ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और उसका एक गोपनीय सवाल है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या यह सवाल उसके लिए है और उसने कंफर्म किया कि यह बहुत सरल है। फिर उसने किम हाना द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल दिखाया जो मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करने वाले आदमी के बारे में था। ग्रेसिया ने उससे उस आदमी के बारे में वह सब कुछ बताने को कहा जो वह जानती थी, वह भी पूरी डिटेल में। सीन फिर बदला। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ रही थीं, जो हाल ही में हुई एक बैटल की ओर इशारा कर रही थीं। कमरे के बीच में रैंडोल्फ हारे हुए दुश्मनों से घिरा हुआ खड्डा था। थक जाने के बाद भी वह सीधा खड्डा रहा। उसने संतुष्ट होकर देखा कि उसने 100 से ज्यादा दुश्मनों से लड़ाई की थी। वह जानता था कि वह सिर्फ इसलिए जिंदा बचा क्योंकि उसके पास कई सारे हीलिंग पोशंस थे। खाली शीशी को फेंकते हुए वह बस क्लीन एनवायरनमेंट का मैसेज पाना चाहता था। थौड़ा और आगे चलते हुए वह विलहेल्म की लाश के पास पहुंचा। उसने जल्द ही ध्यान दिया कि सबकी लाशें गायब हो रही थीं। वह चिंतित हो उठा। तभी उसके सिर के ऊपर दांतों वाला एक जीव दिखाई दिया। केओस नाम की किसी चीज ने सामने आकर कहा कि वह उसे पसंद करता है और वह उलझन में था कि यह सामने खाडीडीडीहा जीव इंसान है या कोई ड्रुइड। केओस की उस स्पिरिट को संबोधित करते हुए उसने सवाल किया कि क्या उसने आखिरकार टावर को क्लियर कर दिया है। दुर्भावना से हंसते हुए केओस ने पूछा कि क्या उसने सच में इसे पार कर लिया है। हंसी के बीच छोटी और अराजक स्पर्ट्स ने रैंडोल्फ का मजाक उड़ाया। हैरान होकर उसने उन स्पिरिट्स को यह कहते सुना कि वह बेवकूफी भरी बातें न करे। वे उसकी क्षमता पर शक कर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने सुना कि टावर के असली चैलेंजेस तो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। रोशनी की उस दीवार यानी बैरियर ऑफ लाइट को देखते हुए वह समझ गया कि असली परीक्षा अभी आनी बाकी है। केओस ने उसे उकसाते हुए पूछा कि क्या वह टावर को क्लियर कर सकता है, क्योंकि उसने अभी तक असली दुश्मनों का सामना नहीं किया है। उस दीवार के पीछे हजारों दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुश्मनों का सामना उसने अभी किया था। केओस ने दावा किया कि कोई भी कभी उस टावर को क्लियर नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हुए केओस ने सवाल किया कि वह कहां जा रहा है और उसे ताकत का एक कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता ऑफर किया।
आगे बढ़ते हुए उसने इक्विपमेंट या किसी सीक्रेट स्किल को हासिल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव सुना। उस लाल गोले यानी रेड स्फीयर को देखकर यह साफ था कि टावर चुनी हुई परीक्षा के आधार पर ही इनाम देता है। ट्रायल ऑफ विंड को जीतकर वह एक विंड स्पिरिट एग हासिल कर सकता था और कॉन्ट्रैक्ट बना सकता था। केओस ट्रायल में दाखिल होने पर वह इनाम के रूप में एक केओस स्पिरिट एग मिलने की उम्मीद कर रहा था। वह स्पिरिट एग्स को बहुत दुर्लभ मानता था, खासकर केओस वाले को, जो कि एक टॉप रिवॉर्ड था। भले ही बाकी स्पिरिट्स पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए शोर मचा रही थीं, तो उसने सोचा कि उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। शायद केओस एग से भी बढ़ा कोई इनाम। रोशनी के बीच आगे बढ़ते हुए उसने सुना कि उसने एक बेवकूफी भरा फैसला किया है और किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उस दरवाजे के पीछे हजारों केओस इल्यूजन्स यानी भ्रम मौजूद हैं और वह उन सब से नहीं ला डीडीएच पाएगा। यह बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि वह पहले ही अपने सारे पोशंस इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन उसने उनके अटैक पैटर्न्स को अच्छे से याद कर लिया था। इन आकृतियों को देखकर वह हैरान हुआ और उसने ऐलान किया कि अब उसे पोशंस या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हजारों बार देखे जा चुके उस पैटर्न को दोहराते हुए उसने चेतावनी दी कि वह टावर को क्लियर करने से बिल्कुल नहीं डरेगा। वह रहस्यमयी जीव यानी शैडोवी क्रीचर कुछ उलझा हुआ सा लगा जब वह एक्शन के लिए तैयार हो रहा था। अंधेरे से एक मुस्कान उभरी और उसने कहा कि उसे इतने मजाकिया कारण के लिए ऐसे चैलेंज की उम्मीद नहीं थी। जमीन से एक तेज रोशनी फूटी और उस आवाज ने कहा कि उसे इस तरह के बेवकूफ पसंद हैं। अचानक वह युवा लडिच का तारों से भरे एक सुनहरे स्थान पर था, जो वाकई एक खेओटिक यानी अराजकता से भरा दृश्य था। आसपास देखते हुए उसने खुद से पूछा, अब मैं नरक में कहां पहुंच गया हूं? मेन क्वेस्ट पूरा होते ही उसके सामने एक मैसेज आया कि वह टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच चुका है। सामने आते हुए उस चमकते हुए जीव ने टावर पर चढ़ाने के लिए उस बेवकूफ को बधाई दी और बताया कि उसके दोस्त जिंदा हैं। यह सुनकर वह खामोश रहा और जो कुछ भी हुआ था उसे समझने की कोशिश करने लगा। उसने फिर सवाल उठाया कि क्या असली परीक्षा शुरू होने की वह सारी बातें महज एक झूठ थीं?